Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first online personalized learning platform for self learners. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। तो बच्चों, डिजिटल वेंचर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी क्लासेस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती हैं और उसके पीछे कारण ये है कि हम कहते हैं कि स्टडी एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर ओन कन्वीनियंस। भाई देखो, भारत में हर एक बच्चा जो है वो सेल्फ लर्नर है। एट द एंड ऑफ द डे देखो, पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ती है। लाइव क्लास तो आप वैसे भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग करनी है, कभी भी करनी है, अपने टाइम पे करनी है, अपने कन्वीनियंस पे करनी है, ठीक है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, नो ऑल अबाउट IBACIO एग्जाम 2025। भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है ना, कहते हैं एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली है। वेरी मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज में से ऐसी थी जिसे IBACIO, जिसे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, हाँ जी, जैसे ही बात आईबी की आती है भाई साहब, है ना, तुरंत दिमाग में ख्याल आता है सलमान खान का। हाँ भाई, कि वो बनेंगे, हम जा करके क्या बनेंगे, एक था टाइगर। बेटा ऐसा नहीं है, अभी कहानी बताते हैं। तो IBACIO एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये काफी एक अच्छी नौकरी है, आपके लिए काफी बेहतरीन नौकरी है और काफी सुनहरा मौका है देश की इंटेलिजेंस सेवा में जाने का, ठीक है। अब शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ आप लोग को डिजिटल वेंचर्स के बारे में बता देता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाकर के डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिजिटल बेंचर्स पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्सेज, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स जो कि टॉपर्स द्वारा लिखे गए हैं, यहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स को आप टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी जाइए और डिजिटल बेंचर्स के ऐप को फटाफट डाउनलोड करिए। आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर से इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और डिजिटल वेंचर्स पे आपकी तैयारी मात्र 99 रुपए से शुरू होती है, ठीक है। जाइए, गो एंड एक्सप्लोर द डिजिटल वेंचर्स ऐप एंड डिजिटल वेंचर्स वेबसाइट। चलिए, तो अब जरा बात करते हैं IBACIO एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो जरा पहले कुछ बेसिक चीजों की बात करते हैं। देखो बेटा, आईबी का काम क्या है। आईबी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको मालूम ही है। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और आईबी का काम क्या है, देश की सुरक्षा करना। देखिए, जब हम बात करते हैं देश की सिक्योरिटी की, देश की सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं तो देश को दो तरफ से खतरा है। भाई देखो, देश की जब हम बात करते हैं तो देश को दो तरफ से खतरा है। एक तो खतरा है इंटरनल और एक खतरा है एक्सटर्नल, ठीक है। भाई देखो, अब होता क्या है, एक्सटर्नल खतरा आप जानते हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जिम्मा हमारे देश में होता है रॉ के पास। रॉ के पास हमारे देश में एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जिम्मा है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जिसे आप कहते हैं, इसका काम हमारे देश में क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, विदेशियों से भारत को सुरक्षित करना, ठीक है। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम रॉ का है। और रॉ में कभी भी कोई वैकेंसी, मतलब डायरेक्ट भर्ती वगैरह नहीं आती। यहां पर लोग डेप्यूटेशन से जाते हैं। डेप्यूटेशन से सिविल सर्वेंट्स भी जा सकते हैं, सेना वाले लोग भी जा सकते हैं, पुलिस के लोग भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन डेप्यूटेशन पर होता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए है। और देश को खतरा जो है बेटा वो इंटरनल भी है। इंटरनल सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश में।
ठीक है, इंटरनल भी तो एक प्रॉब्लम है हमारे देश में, नक्सलिज्म है, माओइज्म है, उल्फाइज्म है, समझ रहे हैं? तो नक्सलवाद है, माओवाद है, खास तौर से बोडोलैंड की समस्या, मणिपुर और नागालैंड, असम में उल्फा वगैरह हो गया, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उसके अलावा इंटरनली हमारे देश में कश्मीर में भी बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो होता क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी देने का काम हमारे देश में किसका है? आईबी का है। तो आईबी जो है बेसिकली वो इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती है, और रॉ जो होती है वो बेसिकली हमारे देश में एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे काम करती है। इसीलिए ये जो एक्सटर्नल होता है इसे बेटा टेररिज्म कहा जाता है, और इंटरनल वाले को टेररिज्म नहीं कहते हैं, इंटरनल वाले को हम इंसर्जेंसी कहते हैं। इंसर्जेंसी होता क्या है ना बेटा, ये हमारे देश के ही लोग हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। जैसे आतंकवादी को पकड़ा जाता है ना, सीधे ठोक दिया जाता है, लेकिन नक्सल्स को पकड़कर सरकार जल्दी नहीं ठोकती है, कोशिश की जाती है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। अगर कोई नक्सल सरेंडर करता है तो सरकार उसके लिए रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम वगैरह भी चलाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके आईबी एसीआईओ के बारे में, तो सबसे पहली चीज आपको यह मालूम होनी चाहिए, कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, जैसे कि ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। नॉन गैजेटेड पोस्ट है मतलब आप ऑफिसर रैंक पर अभी नहीं होंगे। आप जब इस एग्जाम को निकालेंगे तो आपको पद मिलेगा एसीआईओ सेकेंड, आप बनेंगे एसीआईओ सेकेंड। उसके बाद आप 3 से 5 साल के बाद बनेंगे एसीआईओ वन। उसके 6 से 8 साल बाद आप उसके 6 से 8 साल के बाद बनेंगे डीसीआईओ, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके बाद आप बड़े अधिकारियों के पद में आएंगे, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह के पद पर आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। दूसरी चीज ये है बेटा, ये ग्रुप सी में आती है। ठीक है, सो ये ग्रुप सी में आती है, मतलब ग्रुप ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। हमारे देश में क्या होता है, ग्रुप सी मतलब क्लेरिकल जो पद कहते हैं आप, उस पे है ये। ठीक है, तो ये ग्रुप सी है, नॉन गेजेटेड है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो है मिक्स्ड ऑफ ऑफिस, मिक्स्ड ऑफ ऑफिस प्लस फील्ड जॉब। तो बच्चों यहां पर क्या है कि आपको मिक्स्ड ऑफ ऑफिस प्लस फील्ड, तो थोड़ा सा आपको ऑफिस और थोड़ा सा फील्ड, दोनों तरह के जॉब्स आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जॉब टाइप जो है मिक्स्ड ऑफ ऑफिस और आपकी जो है फील्ड जॉब, दोनों यहां पर होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफिस में बैठना है या फील्ड में रहना है। ठीक है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना भाई साहब, इंटेलिजेंट, तुरंत इंटेलिजेंट, आपको खबर मिली और आप तुरंत पहुंच गए बंदूक लेकर, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। महीनों, हफ्तों, सालों लग जाते हैं बेटा इंटेल इकट्ठा करने में। ठीक है, ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पायर में मारा था ना, तो कई साल से उसकी इंटेल चल रही थी बेटा। ठीक है, उनको शक था कि इस घर में ओसामा बिन लादेन है, लेकिन डायरेक्टली वो उस घर में घुसे नहीं, उन्हें शक था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस घर से कभी कोई बाहर नहीं निकलता था, तो उन्हें मालूम नहीं था कि ओसामा बिन लादेन अंदर है या नहीं है। वो कूड़ा तक बाहर नहीं फेंकते थे, कूड़ा भी अंदर जला देते थे। एक बार उन्होंने कूड़ा बाहर फेंका जिसमें एक टूथ ब्रश मिला, टूथ ब्रश पे आपके डीएनए के सैंपल आ जाते हैं। ठीक है, वहां से कंफर्म हुआ कि ओसामा बिन लादेन है। तो फील्ड जॉब भी होती है। ठीक है, हाँ जी। दूसरी चीज ये है बच्चों की नो वर्किंग आवर्स। देखो मैं बड़ा साफ आपको बता देता हूं कि यहां पर कोई वर्किंग आवर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह आप 9 बजे जाएंगे शाम को 5 बजे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वर्किंग आवर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल रखने होते हैं। अगर जरूरत है देश को तो भैया आपको 24/7 भी अवेलेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भैया ट्रांसफर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं।
कभी आपको नॉर्थ ईस्ट बुलाया जा सकता है, कभी आपको जम्मू कश्मीर बुलाया जा सकता है, कभी छत्तीसगढ़ झारखंड भेजा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रांसफर्स के लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत हाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। देखो, बीवी को तो सब मालूम होता है, लेकिन कहा जाता है कि आप ऐसे पदों के बारे में घर वालों को भी ज्यादा इत्तला ना करें। तो हाई कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस जॉब के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है। देर इज नो यूनिफॉर्म, आपको सिविल ड्रेस में रहना है, कोई यूनिफॉर्म इसके लिए नहीं होती है, ठीक है। सो देर इज नो यूनिफॉर्म, आपको आराम से सिविल ड्रेस में अपना काम करना है, ठीक है। ये बोरिंग भी हो सकता है, इंटेल इकट्ठा करना, बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, उन्हें डिक्रिप्ट करना, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो भाई साहब, ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी, ठीक है। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन कब आया है। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को जो है इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 19 जुलाई को जो है इसका नोटिफिकेशन बच्चों ऑलरेडी आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। सो नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट, ठीक है। और लास्ट डे टू फिल द फॉर्म, लास्ट डे टू फिल द फॉर्म, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 10 अगस्त रखी गई है। तो कृपया करके मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जो है ना भैया, ये 10 अगस्त का इंतजार मत करने लगना कि आखिरी दिन भरेंगे। आखिरी दिन सर्वर जो है भाई साहब वो बहुत हैवी ट्रैफिक हो सकता है। तो कृपया करके जो है आखिरी दिन का इंतजार ना करिए, फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपकी मदद करवा देंगे, ठीक है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कॉल कर लीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ है। आपको फॉर्म भरने में पूरी मदद करी जाएगी हमारी टीम द्वारा, ठीक है। तो लास्ट डे जो है वो फॉर्म भरने का 10 अगस्त है। अगर बात करते हैं एग्जाम डेट की, अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि नॉट डिक्लेयर्ड, अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि आईबी के फॉर्म भरने के बाद 2 महीने के अंतर्गत पेपर हो ही जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि पेपर अक्टूबर के महीने में होना ही होना है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में पेपर होगा ही होगा, तो ज्यादा देरी मत करिएगा भाई साहब, ठीक है। ज्यादा देरी मत करिएगा। तो भाई साहब जो है ये हो गया। अब बात आती है वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज आई हैं काफी अच्छी, मतलब कहते हैं ना बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इस बार टोटल वैकेंसीज हैं 3717 वैकेंसीज। हालांकि कहते हैं कि आपको तो अपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक वैकेंसी की आवश्यकता होती है। तो यहां तो 3717 वैकेंसीज हैं जो भाई साहब अलग अलग बांटी गई हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर आप देखें तो 1537 वैकेंसी जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर फिक्स की गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जो हमारे होते हैं उनको 442 सीटें यहां पर दी गई हैं। ओबीसी जो होते हैं हमारे, इनको 946 सीटें दी गई हैं, 946 सीटें। शेड्यूल कास्ट के लिए 566 सीटें हैं। और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो हैं आपकी 226 सीटें बताई गई हैं। सो टोटल जो है वो 3717 वैकेंसीज, अच्छे खासे बड़े नंबर हैं। और आप इसके अंदर खुद को फिट होता हुआ मेरे ख्याल से देख रहे होंगे आज की तारीख में, ठीक है। आगे बात अगर हम करते हैं तो अब बात आती है एलिजिबिलिटी की।
भाई देखो, अगर आपको एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन से बच्चे एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, तो एलिजिबिलिटी का बहुत अच्छा सीन है। और एलिजिबिलिटी का सीन बताया गया है कि भैया आपको एनी ग्रेजुएट होना है। भाई देखो, एनी ग्रेजुएट का मतलब होता है एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकते हैं, और वो भी मात्र 33% मार्क्स के साथ। मतलब आप 33% मार्क्स के साथ आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, एलएलबी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हैं ग्रेजुएट होने चाहिए, 33% के साथ होने चाहिए, एनी स्ट्रीम से होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमैनिटीज से हैं, लॉ से हैं, मेडिकल से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ आप चाहे तो रेगुलर कॉलेज वाले हैं, आप रेगुलर कॉलेज वाले हैं, करस्पॉन्डेंट वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेगुलर कॉलेज वाले हैं, करस्पॉन्डेंट वाले हैं, ओपन वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आपने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी के करस्पॉन्डेंस कोर्स से किया है, इग्नू से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन से हो, करस्पॉन्डेंट से हो, रेगुलर से हो, सब चलेगा भाई साहब। ठीक है, बस ग्रेजुएट होना चाहिए और 33% नंबर होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये तो एलिजिबिलिटी है जो कि पढ़ाई वाली है। इसके अलावा भैया एज की भी एलिजिबिलिटी होती है। अब 18 साल से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 साल से 27 साल, लेकिन किस दिन, ये इंपॉर्टेंट है, किस दिन आपकी उम्र होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 10 अगस्त 2025 है। मतलब 10 अगस्त 2025 के दिन आप कम से कम 18 साल के और ज्यादा से ज्यादा 27 साल के हो सकते हैं। यह है आपकी कट ऑफ डेट, 10 अगस्त 2025 की कट ऑफ डेट है। ठीक है भैया, हाँ जी। अब इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है। अब देखिए, कुछ रिलैक्सेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशंस नहीं है, बिल्कुल हैं। कुछ आपको रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, तो 3 साल की रिलैक्सेशन है। मतलब आप 30 इयर्स तक दे सकते हैं। लेकिन ओबीसी का एक नियम होता है कि भैया आप नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए। अब पूछोगे सर ये नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है? नॉन क्रीमी लेयर, भैया नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि एक ऐसा परिवार जिसकी ग्रॉस इनकम 8 लाख रुपए से अगर कम है। भाई आपके पिताजी जो हैं वो नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी साल की 10 लाख रुपए है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। माता पिता मिलकर के कमाते हैं, 10 लाख कमा लेते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। जो फैमिली इनकम है वो साल की 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो फिर आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सो नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। शेड्यूल ट्राइब हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप बढ़िया स्पोर्ट्स में डिस्टिंग्विश खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटा में भी 5 साल की रिलैक्सेशन है। स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी जो है 5 साल की भैया यहां पर रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ आप ऑलरेडी आईबी के एम्प्लॉई हैं और आप प्रमोशन के लिए पेपर देना चाहते हैं, छोटे पद पर हैं। मान लीजिए आप आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं और एसीआईओ बनना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो प्रमोशन के लिए एग्जाम देना चाहता है, बिल्कुल दीजिए। आपकी उम्र यहां पर 40 साल तक मानी जाएगी।
अगर आप आईबी के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो 40 साल की उम्र तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी समस्या के। आराम से दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, आइए समझते हैं। अब एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो पैटर्न क्या है एग्जाम का? सबसे पहले टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स होते हैं 250, 250 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो टोटल मार्क्स हैं इस एग्जाम में 250, जिसमें पहले आता है टीयर 1। टीयर 1 ये भैया ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट। निगेटिव मार्किंग 1/4 की। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 की। ओके, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर, गलत करने पे 0.25 माइनस हो जाएगा। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, मतलब समझ रहे हो कि आपको थोड़ा सा तेज हाथ चलाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक, 40 सेकंड के आसपास मिलेंगे। अब इसमें अंग्रेजी के क्या होता है? सबसे पहले आएगा भैया अंग्रेजी। अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फिर आता है मैथ्स, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर आता है जीएस प्लस करंट अफेयर्स। जीएस प्लस करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो आपका हो गया 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेटेज जनरल स्टडीज को है, क्योंकि 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स हैं। क्योंकि 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, 20 जो हैं जनरल अवेयरनेस के हैं। जनरल स्टडीज में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत साधारण, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं टीयर 2, टीयर 2 जो होता है भैया वो होता है डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपको आंसर लिखने होंगे और ये होगा 50 मार्क्स का। ये भैया 50 मार्क्स का होता है टीयर 2। टीयर 2 में क्या होता है? आंसर लिखने, पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। इसमें आपका एक तो आएगा भैया एस्से, अंग्रेजी का एस्से आएगा 20 मार्क्स का। 50 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट दिए जाते हैं आपको। उसके बाद एक अंग्रेजी का कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एक कॉम्प्रीहेंशन आएगा 10 मार्क्स का, और 2 लॉन्ग आंसर्स आएंगे लिखने को। 2 लॉन्ग आंसर्स आएंगे 20 मार्क्स के। ये आंसर आपके 400 वर्ड्स के हो सकते हैं। 2 लॉन्ग आंसर 20 मार्क्स के, जिसमें आपका टॉपिक जो होंगे बेसिकली वो जनरल स्टडीज के टॉपिक होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के होंगे, सोशल इश्यूज के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, ये सभी होंगे। तो जनरल स्टडीज हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, यही सब इसमें पूछा जाता है। तो भाई साहब ये टीयर 2 हो गया। उसके बाद टीयर 3 होता है। टीयर 3 जो होता है भैया वो होता है इंटरव्यू। टीयर 3 होता है इंटरव्यू। टीयर 3 जो होता है वो इंटरव्यू होता है, ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल 250 मार्क्स होते हैं। अब सच्चाई बताऊं तो अगर टोटल वैकेंसीज 3700 हैं, समझिएगा टोटल 3700 वैकेंसी हैं, तो टीयर 2 में करीब करीब मैं आपको बता दूं, टीयर 2 में 10x पहुंचते हैं, मतलब 3700 इंटू 10,
तो करीब करीब 37,000 बच्चे टीयर 2 में पहुंचेंगे। टीयर 2 में 37,000 बच्चे पहुंचेंगे। और टीयर 3 में जो होता है, बेसिकली टीयर 3 की अगर बात करें तो आपका ये 5x होता है, मतलब 3700 इंटू 5, तो ये करीब करीब 18,500 लोग, 18,500 लोग जो हैं वो टीयर 3 में पहुंचेंगे। मतलब हर 5 में से एक बच्चे का सिलेक्शन तो होना ही होना है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है मेरे भैया। देखो इंटरव्यू में तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि आपको सिलेक्शन होने की गारंटी मिल जाए कि सर इतना आया तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो फैक्ट बताऊं तो आपको टीयर 1 में अगर 75 प्लस नंबर लिया है और टीयर 2 में 35 प्लस नंबर लिया है, तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि टीयर 1 में 75 और टीयर 2 में 35, मतलब आपके 150 में अगर 110 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपकी चांसेस सिलेक्शन की बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि इंटरव्यू जहां पर होता है वहां पर रिटन में अच्छा परफॉर्म करना मैंडेटरी हो जाता है। समझ रहे हो, जहां पर इंटरव्यू होता है वहां पर बेटा क्या है कि रिटन में अच्छा परफॉर्म करना थोड़ा सा मैंडेटरी तो हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद बड़ी अच्छी खासियत है, यहां पर कोई एसएसबी नहीं होना है फौज की तरह। ठीक है। नो फिजिकल, कोई भैया आपसे फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं मानी गई है कि आपको 5 फुट 8 इंच का होना जरूरी है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कोई भैया मेडिकल भी नहीं होगा। तो नो एसएसबी, नो फिजिकल, नो मेडिकल, बड़ी सिंपल आसान भाषा में। ना एसएसबी है, ना फिजिकल है, ना मेडिकल है। लेकिन कहते हैं कि आपको फिट फाट तो होना चाहिए, फ्यूल ड्यूटी करनी है भैया। अब हमारे जैसे पेट निकला होगा तो परेशानी में आ सकते हो। वो बेटा पेट हमारा अभी निकल गया, पहले नहीं था। मजे मत लो हमसे। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी की बात अगर करते हैं। ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी देखिए आपकी यहां पर बैंड 7 में आती है। बैंड 7 में आती है। और ये बेसिकली जो है आपका बैंड 7 का मतलब है कि आपका जो ग्रेड पे है वो 4600 वाली होगी। तो ग्रेड पे आपकी 4600 वाली होगी। मतलब आपकी जो बेसिक है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक होगी। हाँ जी, 1,42,400 के आसपास। मतलब अगर फर्स्ट मंथ की सैलरी बात करें तो फर्स्ट मंथ सैलरी की बात करें तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो करीब करीब 55,000 से लेकर के 65,000 रुपए के बीच में आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ। 55,000 से 65,000 रुपए पर मंथ की सैलरी आपकी बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, किस शहर में आप हैं, क्योंकि वो सिटी के अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। तो 55,000 से लेकर के 65,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। ये आपकी सैलरी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया इस एग्जाम को भरने का फी कितना है। तो देखिए भैया, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं और आप फीमेल हैं, फीमेल का मतलब है एनी फीमेल, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या आप फीमेल हैं, फीमेल में चाहे जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, तो आपको 550 रुपए फीस देनी है।
और बाकी जितने अदर्स हैं उनको 650 रुपए फीस देना है। ठीक है, मतलब कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 650 रुपए देना है। आप एससी एसटी हैं तो आपको 550, 100 रुपए का डिस्काउंट है। और महिला किसी भी कैटेगरी की हो आपको 550 रुपया देना है। ठीक है, ये आपकी फीस है बस। और एग्जाम का जो सिलेबस है वो बिल्कुल वैसे ही होता है, बस थोड़े से फर्क हैं क्वेश्चंस में। देखो अब फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चंस में फर्क कैसा है। क्वेश्चंस में फर्क कैसा है अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एसएससी एक तरफ ले लीजिए और यहां पर आईबीएसीआईओ एक तरफ ले लीजिए, तो दोनों में बड़ा फर्क क्या है। देखो एसएससी में ओनली एमसीक्यू आते हैं। ओनली एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन आईबी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें एमसीक्यू तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एमसीक्यू की मात्रा ज्यादा भी होती है। मतलब फैक्ट बताऊं तो 70% क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू वाले ही होंगे। उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हाइब्रिड एमसीक्यू भी हो सकता है। 10 से 15% क्वेश्चन जो हैं आपके हाइब्रिड एमसीक्यू के भी हो सकते हैं। हाइब्रिड एमसीक्यू बोले तो एक स्टेटमेंट दे दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी। 3 स्टेटमेंट हैं, उसमें पूछा है कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है या सारे सही हैं। ये हाइब्रिड एमसीक्यू कहते हैं इसे। ठीक है, उसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो भी आते हैं। और स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी करीब 10 से 15% आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असर्शन, एक स्टेटमेंट दिया है उसके नीचे कंक्लूजन दिया है, पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। बाकी लेवल कुल मिलाकर वही एसएससी से आप कह सकते हैं उसी के आसपास का लेवल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टाइप्स थोड़े से फर्क हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो फंस जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा डन। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि डिजिटल वेंचर्स के साथ आप क्यों जुड़ें। क्योंकि डिजिटल वेंचर्स पे आपको लाइव क्लास का कोई झंझट नहीं है, फ्रीडम टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी पढ़ो। डिजिटल वेंचर्स जो है एक पर्पस के लिए बना है ताकि भारत में हर बच्चे की शिक्षा जो है वो पर्सनलाइज्ड हो जाए। उसके बाद हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि पीडीएफ के फॉर्म में नहीं, टॉपर्स ने लिखे हैं उस फॉर्म में मिलेंगे। पर्सनलाइज लर्निंग होगी। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट दिया गया, आपको उसमें आपका पूरा एनालिसिस होता हुआ भी दिखाई देगा। और मेंटरशिप भी मिलेगी आपको, डॉक्टर अमित सिसोदिया और मैं मेंटरशिप देते हैं। आप जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मेंटरशिप का फॉर्म है, आप उसे भी भर सकते हैं। ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, फेसबुक है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। अगर कोई डाउट हो तो यहां पर आ जाना, डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आईबी एसीआईओ एग्जाम से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अब कल इसी समय में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में भी बात करने वाला हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।